जोहार एवरीवन। मैं सुरभि वर्मा एक बार फिर से आप सबका फ्यूचर क्लासेस में स्वागत करती हूँ। आज हम लोग प्राचीन काल में झारखंड के अंतर्गत मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल का अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व हमने गौतम बुद्ध का झारखंड पे प्रभाव देखा था। बुद्ध के जन्म के बाद 6ठी शताब्दी में महाजनपद की स्थापना हुई और टोटल 16 महाजनपद जो थे वो बन चुके थे। 6ठी शताब्दी तक 16 महाजनपद की स्थापना हो चुकी थी, जिसमें अगर हम बात करें मगध महाजनपद की तो ये सबसे शक्तिशाली और विस्तृत महाजनपद की गिनती में आता था। बिहार और झारखंड मगध के अंतर्गत ही आते थे। बिहार और झारखंड जो है ये मगध के अंतर्गत ही आते थे। झारखंड का जो पहाड़ी, पठारी और जंगली क्षेत्र था वो मगध के अंतर्गत आता था। पठारी और पहाड़ी क्षेत्र जितने भी थे, जंगली क्षेत्र जो थे वो सब मगध के अंतर्गत आते थे। मगध के लिए ही कीकट शब्द का प्रयोग किया गया है और झारखंड के पठारी क्षेत्रों के लिए भी कीकट शब्द का प्रयोग किया गया है। मगध एक व्यापारिक क्षेत्र था, व्यापारिक संबंध रखते थे यहाँ से लोग, और मगध से दक्षिण भारत तक जो व्यापारिक मार्ग जाता था वो झारखंड से होकर जाता था। मगध से दक्षिण भारत तक जो व्यापारिक मार्ग था वो झारखंड से होकर के जाता था। झारखंड के एरिया में जो लोहा का प्रचुर मात्रा था उससे उत्तम प्रकार के औजार हथियार बनाए जाते थे और इन हथियारों को मेसोपोटामिया तक पहुंचाया जाता था। मेसोपोटामिया तक ये हथियार जो थे ये जाते थे। मौर्य साम्राज्य में, मौर्य काल में जो संस्थापक थे या जो सम्राट थे चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, इनके गुरु या फिर प्रधानमंत्री कह सकते हैं, ये इनके गुरु भी थे और मौर्य साम्राज्य के प्रधानमंत्री भी थे कौटिल्य या फिर चाणक्य। इन्होंने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में इन्होंने पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र। इसमें झारखंड के लिए कुकुट देश का शब्द का प्रयोग किया है। कुकुट देश कहा है इस क्षेत्र को, और इन्होंने कहा है कि इस क्षेत्र में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली जो है वो थी। गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली मतलब कि लोकतंत्र था, जनता अपने लिए राजा स्वयं चुनती थी, स्वयं उन्हें बनाती थी, वंशानुगत शासक नहीं थे। इनका कहना था कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है इन्होंने आटविक नामक पदाधिकारी को नियुक्त किया था। आटविक नामक पदाधिकारी को नियुक्त किया था ताकि वो झारखंड की जो जनजाति थी उनको नियंत्रित कर सकें, जनजातियों को नियंत्रित करने के लिए, और साथ में ही इनका उपयोग मगध साम्राज्य के लिए करते थे, मगध की रक्षा के लिए। और जो मगध के शत्रु थे, मगध साम्राज्य के जो शत्रु थे, उनसे इन जनजातियों का गठबंधन ना हो, इसके लिए इन्होंने आटविक नामक पदाधिकारी को नियुक्त किया था और वो इसकी देखरेख करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य था वो बहुत बड़ा था, तो उन्होंने अपनी सेना में हाथियों को शामिल किया था और ये हाथी झारखंड से मंगवाए जाते थे। कौटिल्य ने बतलाया है कि इंद्रवाहक नदी थी जो कि शंख नदी और ईब नदी का क्षेत्र है। शंख नदी और ईब नदी के इलाके में है इंद्रवाहक नदी। यहाँ से हीरा प्राप्त किया जाता है, हीरा प्राप्त होता था। यहाँ से इंद्रवाहक नदी से हीरा प्राप्त होता था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अगर हम बात करें अशोक की, ये भी मौर्य साम्राज्य के ही शासक है अशोक। इनका जो शिलालेख है, अशोक का शिलालेख है, 13वां शिलालेख है इनका, जिसमें इन्होंने 8वीं का जिक्र किया है। 8वीं या 8वीं का शब्द का जिक्र किया है, जो कि ये एक क्षेत्र है। 8वीं एक क्षेत्र का नाम है, एक जगह का नाम है जो कि उड़ीसा से बघेलखंड के बीच का क्षेत्र है।
आठवीं जो है ये उड़ीसा से बघेलखंड के मध्य का क्षेत्र है, जिसके अंतर्गत आता है झारखंड। तो कह सकते हैं कि झारखंड के लिए ही आठवीं शब्द का प्रयोग किया गया है 13वें शिलालेख में अशोक के। अशोक जो था वो बुद्ध धर्म को, बौद्ध धर्म को मानने वाला था, इसलिए अशोक जो था वो झारखंड में बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए रक्षित नामक अपना एक अधिकारी को यहाँ भेजा था। रक्षित नामक अधिकारी को झारखंड में बुद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा गया था। ठीक है, ये तो बात हुई मौर्य काल की कि मौर्य काल में क्या हुआ। अब हम बात करते हैं मौर्योत्तर काल की। मौर्योत्तर काल में क्या था कि विदेशी आक्रमण जो था वो बहुत हुए थे भारत में। विदेशियों का आक्रमण हुआ भारत में और उन्होंने अपनी राज्य जो है वो स्थापित किए भारत में। झारखंड में मौर्योत्तर काल का जो संबंध है उसमें हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है कि यहाँ पे रोमन साम्राज्य के सिक्के मिले। मौर्योत्तर काल के समय रोमन साम्राज्य के सिक्के मिले हैं। साथ ही हमें यहाँ पे इंडो-सीथियन सिक्के भी मिले हैं। इंडो-सीथियन सिक्के मिले हैं और इनके साथ हमें कुछ कुषाण कालीन सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। कुषाण कालीन सिक्के, रोमन साम्राज्य के सिक्के, इंडो-सीथियन सिक्के और कुषाण कालीन सिक्के हमें मौर्योत्तर काल के समय प्राप्त हुए हैं। जो रोमन साम्राज्य के सिक्के थे ये हमें प्राप्त हुए हैं सिंहभूम से। सिंहभूम से हमें रोमन साम्राज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं और इंडो-सीथियन सिक्के जो है ये हमें चाईबासा से प्राप्त हुए हैं और कुषाण कालीन सिक्के रांची से प्राप्त हुए हैं। ये 3 तरह के सिक्के हमें मौर्योत्तर काल के समय प्राप्त हुए हैं। कुषाण कालीन सिक्के जब रांची से मिले तो इससे पता चलता है कि जो कनिष्क थे उनका प्रभाव रांची में था, क्योंकि कुषाण शासक थे कनिष्क। ठीक है, मौर्योत्तर काल में हमें इतना ही पढ़ना था। अब हम बात करते हैं गुप्त काल की। गुप्त काल के अंतर्गत हमें पढ़ना है समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त के बारे में हमें पढ़ना है गुप्त काल के अंतर्गत। गुप्त काल जो था ये इस समय सांस्कृतिक विकास बहुत अधिक हुआ था। गुप्त काल के समय क्या हुआ था, सांस्कृतिक विकास हुआ था, जिस कारण से इस काल को क्या कहा जाता था, स्वर्ण युग कहा जाता था। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग है गुप्त काल, क्योंकि इस समय सांस्कृतिक विकास बहुत ज़्यादा हुए थे। और गुप्त काल के समय अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड के हजारीबाग जिला से, हजारीबाग जिला में एक पहाड़ी है मदुही पहाड़ी है। यहाँ से गुप्तकालीन जो पत्थर है उनको काट कर मंदिर का निर्माण करवाया गया है। हजारीबाग जिला के मदुही पहाड़ी में गुप्तकालीन पत्थरों को काट करके मंदिर का निर्माण कराया गया है, जो कि हमें वहाँ से प्राप्त हुए हैं। साथ ही झारखंड में मुंडा, पाहन, महतो और भंडारी जो प्रथा चलती है वो गुप्त काल की ही देन है। झारखंड में कुछ प्रथा चलती है, मुंडा प्रथा हुआ, पाहन प्रथा हुआ, महतो प्रथा हुआ या फिर भंडारी प्रथा हुआ। ये जो प्रथा चलती है ये सारी प्रथा गुप्त काल का ही देन है। ठीक है, अब अगर हम बात करें समुद्रगुप्त की, तो समुद्रगुप्त जो है ये गुप्त वंश का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण शासक था ये गुप्त वंश का। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। भारत का नेपोलियन के नाम से संबोधित किया जाता था समुद्रगुप्त को। और इसके विजय का वर्णन जो है ये हम लोगों को मिलता है प्रयाग प्रशस्ति में, या कह सकते हैं इलाहाबाद प्रशस्ति में। प्रयाग प्रशस्ति है या इलाहाबाद प्रशस्ति है जिसके लेखक है हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है,
प्रयाग प्रशस्ति है, इसको इलाहाबाद प्रशस्ति भी कहा जाता है। इसमें समुद्रगुप्त के जितने भी विजय होने का वर्णन है वो सब वर्णन इस प्रशस्ति में है। और इसके लेखक है हरिसेन। हरिसेन जो है वो प्रयाग प्रशस्ति के लेखक है। इसमें बताया गया है कि जितने भी समुद्रगुप्त ने विजय प्राप्त किए, इन विजयों में से एक विजय आठविक विजय, उसका भी वर्णन किया गया है। समुद्रगुप्त का एक विजय है आठविक विजय, इसका वर्णन प्रयाग प्रशस्ति में किया गया है। और आठविक शब्द जो है ये झारखंड प्रदेश के लिए प्रयोग किया गया है, ये हमने पहले ही देख लिया है। यानी झारखंड विजय, आठविक विजय अर्थात झारखंड विजय का वर्णन किया गया है प्रयाग प्रशस्ति में, जो कि समुद्रगुप्त के बारे में है। ठीक है, समुद्रगुप्त जो थे पुंडवर्धन को अपना राज्य में मिला लिए थे। ठीक है, पुंडवर्धन जो था वो झारखंड का विस्तृत क्षेत्र था पुंडवर्धन। और समुद्रगुप्त के शासन काल में छोटा नागपुर को मुरुंड देश के नाम से संबोधित किया गया था। समुद्रगुप्त के शासन काल में क्या किया गया था, झारखंड को क्या बोला गया था, मुरुंड। झारखंड को बोला गया था मुरुंड समुद्रगुप्त के शासन काल में। समुद्रगुप्त के प्रवेश के बाद क्या हुआ, झारखंड में बौद्ध धर्म का पतन शुरू हो गया था। जब समुद्रगुप्त का प्रवेश हुआ झारखंड में तो जो बौद्ध धर्म यहाँ पे अशोक लेके आए थे उसका क्या हो गया, पतन शुरू हो गया। समुद्रगुप्त के आते ही बौद्ध धर्म का पतन शुरू हो गया। फिर आए चंद्रगुप्त द्वितीय, उसका भी प्रभाव झारखंड प्रदेश में था, माना जाता था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा जाता था। इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी और इनका झारखंड पे प्रभाव था। इनके शासनकाल में चीनी यात्री आया था फाहियान। 405 ईस्वी में फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में झारखंड, और इन्होंने झारखंड के लिए कुकुट लाड शब्द का प्रयोग किया है। फाहियान ने झारखंड को कुकुट लाड कहा है। साथ ही अगर हम बात करें अवशेषों की कि गुप्त काल में कौन कौन से अवशेष मिले हैं झारखंड में, तो पहले हमने देखा कि मदुही पहाड़ी पे मंदिर मिले हैं, गुप्तकालीन मंदिर, जो कि यहाँ के चट्टानों को काट कर मिला है मदुही पहाड़ी पे हजारीबाग में। यह मदुही पहाड़ी कहाँ है, हजारीबाग में है। ठीक है, इसके अलावा कोडरमा के सतगांव में क्या मिला है, यहाँ भी गुप्त काल के मंदिर के अवशेष मिले हैं सतगांव में, जो कि कोडरमा में है। ठीक है, और पहाड़ पे एक कुआं स्थित मिला है, पहाड़ी पे एक कुआं स्थित मिला है रांची के पिठोरिया में। रांची के पिठोरिया में कुआं मिला है, गुप्तकालीन कुआं, पहाड़ी पर स्थित है ये कुआं। ठीक है, ये हमें गुप्त काल के समय ये अवशेष प्राप्त हुए हैं। गुप्त काल के बारे में इतना ही पढ़ना है। बात करें अगर हम गुप्तोत्तर काल की, तो गुप्तोत्तर काल में हम बात करेंगे राजा शशांक की, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध राजा थे शशांक। और ये पश्चिम बंगाल गौड़ के शासक थे, पश्चिम बंगाल के शासक थे। ठीक है, ये पश्चिम बंगाल गौड़ के शासक थे शशांक गुप्तोत्तर काल में। राजा शशांक जो थे ये गौड़ के शासक थे, और इनका जो शासन था वो इन्होंने अपनी पूरा साम्राज्य जो था वो झारखंड से लेकर के, इनका साम्राज्य झारखंड, उड़ीसा और बंगाल तक था। झारखंड, उड़ीसा और बंगाल तक इनका साम्राज्य फैला हुआ था, और इन्होंने अपने साम्राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए 2 राजधानी बनाई थी। एक तो उन्होंने संथाल परगना में अपनी राजधानी बनाई थी, संथाल परगना का बड़ा बाजार को अपनी राजधानी बनाई थी, और दूसरा इन्होंने दुलमी में अपनी राजधानी बनाई थी। 2 राजधानी इन्होंने बनाई थी। जो राजा शशांक थे ये प्राचीन काल के शासक में पहले शासक थे जिन्होंने झारखंड में अपनी राजधानी
बनाई थी। और ये शिव भगवान को मानते थे, यानी शैव धर्म को मानते थे। राजा शशांक शैव धर्म को मानते थे, शिव भगवान की पूजा करते थे। और इनके आने के बाद ही इन जो बौद्ध धर्म है वो धीरे धीरे करके पूरी तरह से खत्म होता चला गया, इसका प्रभाव। क्योंकि राजा शशांक ने जितने भी बुद्ध मंदिर थे, बुद्ध भगवान के जितने भी मंदिर थे, उनको क्या किया, तुड़वाना शुरू कर दिया। बुद्ध भगवान के मंदिरों को तोड़वाने लगे और उनके जगह पे शिव मंदिर का निर्माण करवाया। शशांक के काल में ही क्या हुआ कि जो बेनुसागर मंदिर है, ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है बेनुसागर। यहाँ ये एक शिव मंदिर है, बेनुसागर शिव मंदिर है, इसका निर्माण कराया गया। और ये मंदिर सिंहभूम में है। सिंहभूम और मयूरभंज की जो सीमा है, यानी कि कोचांग, जिसको कोचांग के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे स्थित है बेनुसागर मंदिर, कोचांग में। ठीक है, कोचांग में है बेनुसागर मंदिर। इसका निर्माण करवाया था राजा शशांक ने। और ये बौद्ध धर्म के प्रति असहिष्णुता की भावना को रखते थे और बौद्ध केंद्रों को इन्होंने नष्ट कर दिया था। और ये हिंदू धर्म को मान्यता देते थे, शिव धर्म का पालन करते थे। वर्धन, राजा हर्षवर्धन आए। कौन आए? राजा हर्षवर्धन। अगर हम बात करें गुप्तोत्तर काल के राजा हर्षवर्धन की, तो जो राजा हर्षवर्धन थे ये वर्धन वंश के थे, सबसे शक्तिशाली राजा। वर्धन वंश के सबसे शक्तिशाली राजा थे ये हर्षवर्धन। और इनके साम्राज्य में जो राजमहल का कुछ भाग है वो भी शामिल था। राजमहल का भाग यानी कि कांकजाल, राजमहल का कुछ भाग है कांचागल, ये भी इनके साम्राज्य में शामिल था। और कांचागल में ही हर्षवर्धन ने ये किससे मिला था? वेनसांग से। चीन का था ये वेनसांग, इससे मिला था राजा हर्षवर्धन। और वेनसांग के साथ जो इनका यात्रा वृतांत है वो राजमहल की चर्चा के साथ शुरू होता है। राजमहल की चर्चा वेनसांग ने लिखा है हर्षवर्धन के बारे में जीवनी, जिसमें उन्होंने राजमहल की चर्चा की है, जहाँ पे ये हर्षवर्धन से मिला था। और इसने ही झारखंड को, वेनसांग ने झारखंड को कीलानासु फालाना के नाम से संबोधित किया है। कीलानासु फालाना, इस नाम से संबोधित किया है झारखंड को वेनसांग ने। ठीक है, ये तो बात हुई मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल की। अगर हम कुछ अन्य तथ्यों को देखें तो हर्यक वंश का जो शासक था बिंबिसार, वो झारखंड क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रचार को करना चाहता था। इसके साथ ही नंद वंश के समय झारखंड जो था वो मगध साम्राज्य का ही हिस्सा था। इसके साथ ही प्राचीन काल में झारखंड, यानी कि प्राचीन काल झारखंड का ख़त्म होता है और मध्यकालीन इतिहास जो है झारखंड का, वो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। अगर आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि मैं और भी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए बनाकर लाती रहूँ। थैंक यू सो मच।